Dear students, very good morning. You welcome again in this class. BA पार्ट सेकंड की क्लास में पिछली बार हमने नीति निर्देशक तत्व और उनका मौलिक अधिकारों के साथ अंतर का अध्ययन किया था। नीति निर्देशक तत्व आप समझ ही चुके हैं कि राज्य सरकारों को अपनी नीति निर्माण के समय इन निर्देशक सिद्धांतों को यथासंभव अपनाना चाहिए और सरकारें यथासंभव इनको अक्षरशः अपनाती आई हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में है और मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नीति निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल अधिकारों को वाद योग्य बनाया गया है, अर्थात उनका संरक्षण व्यक्ति न्यायपालिका से मांग सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, तो कई बार ये प्रतीत होता है कि कहीं इनका वैधानिक महत्व नहीं होने के कारण इनका वैल्यू मूल अधिकारों से कम तो नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें आई, कुछ जगह ऐसा प्रतीत हुआ कि मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों से सर्वोपरि हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा भी लगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे भले ही वैधानिकता का अभाव हो, लेकिन ये राज्य सरकारों की एक आदत का हिस्सा बन चुके हैं और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से फलीभूत करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है और हमेशा ये मूल अधिकारों के साथ उन्हीं के समकक्ष अपना महत्व बनाए रखेंगे। अब हम इनका निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण देखेंगे कि कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में दिए गए हैं। सबसे पहले है लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले नीति निर्देशक सिद्धांत। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के जो निर्देशक सिद्धांत है, उनका अनुच्छेद 38 में निर्देशक तत्वों का एक सार दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और भरसक कार्य साधक के रूप में स्थापना करके उसका संरक्षण करके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। अर्थात इसका सार है कि राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगा कि आम व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से न्याय की प्राप्ति हो सके, न्याय की माकूल व्यवस्था हो, न्याय का संरक्षण उसे मिले और व्यक्ति को ये एहसास हो कि उसे राज्य में अन्य नागरिकों के समान ही समझा जाता है और उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या शोषणकारी व्यवहार नहीं होता है। दूसरे जो हैं नीति निर्देशक तत्व, वो हैं आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के सिद्धांत। इसमें अनुच्छेद 39 के अंतर्गत इस प्रकार के निर्देशों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39 कहता है 39 कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, कैसी कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करेगा और स्वास्थ्य सुधार के प्रयत्नों को बढ़ावा देगा। राज्य इस तरह की व्यवस्था बनाएगा कि आम व्यक्ति का जीवन स्तर उन्नत हो, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं वो पूर्ण कर सके और उसे अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हो। अभी आपने देखा है कोरोना जैसी एक भयंकर रूप में जो महामारी विश्व स्तर पर आई है, इस महामारी से
व्यक्तिगत स्तर पर लड़ने की कैपेसिटी आम व्यक्ति की भारत जैसे देश में नहीं है। सरकार के द्वारा स्थापित जो हॉस्पिटल्स हैं, संस्थाएं हैं, उन्हीं के माध्यम से आम व्यक्ति को इस बीमारी से निजात मिली है। तो सरकार के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि आम व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, वो एक स्वस्थ आदमी के रूप में अपना जीवन बसर कर सके। इसी तरह राज्य दुर्बलतर अंगों, खासकर एससी और एसटी के जो वर्ग हैं, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेगा, अन्याय से रक्षा करेगा और उनके शोषण से रक्षा करेगा। यहाँ पर स्पेशली एससी एसटी कम्युनिटी के दुर्बल वर्ग जो आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में काफ़ी दुर्बल या कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसे वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाए बिना राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। इन वर्गों को शिक्षा और स्वास्थ्य की विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास राज्य करेगा। इनको ये फीलिंग हो कि इनके साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होता, इनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता, और जो राज्य द्वारा स्थापित व्यवस्था है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का एहसास हो, ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। जो आर्थिक न्याय के जो अन्य सिद्धांत है उसमें है राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा। क्योंकि निर्देशक तत्वों को सरकार की इच्छा पर छोड़ा है, राज्य प्रयत्न कर सकता है, प्रयत्न करेगा और राज्यों के द्वारा इनकी प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं, जिसका परिणाम हम आज देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में अनेक उपलब्धियों को हासिल कर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति इस लोकतांत्रिक राज्य में गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है। तो आम व्यक्ति जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं, आज़ादी से पूर्व की स्थिति पर नजर डालते हैं तो महिलाओं की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, उन्हें आजीविका के साधनों में इस तरह का बराबरी का राइट नहीं था, वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, उस काम का प्रतिफल आर्थिक रूप में सामने नहीं आता था। महिलाओं के द्वारा घर की खेती में जो सहयोग दिया जाता था, उस खेती के सहयोग के बदले उनको आर्थिक रूप में उनकी पहचान स्थापित नहीं हो पाती थी। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने राज्य के लिए ये निर्देश जारी किया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि स्त्री और पुरुषों को आजीविका के समान अवसर प्राप्त हो सके, और उसी का परिणाम आज आप देखते हैं कि एक पियोन से लेकर एक आईएएस अफसर के पद तक महिला और पुरुष आपको बराबर सी स्थिति में दिख जाएंगे। कोई समय था जब महिलाएं बहुत अच्छे पदों पर नहीं थी, लेकिन आज वो एरोप्लेन से लेकर साइकिल तक चला रही हैं और बड़े से बड़े पदों को, राजनीति में देखो तो आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री जैसे पदों को सुशोभित कर चुकी है। तो महिला और पुरुष की समानता का जो दृष्टिकोण है वो भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लाया गया। इसी तरह देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से हो कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। जो भी देश के पास आर्थिक उन्नति के साधन और संसाधन है, उनका स्वामित्व मतलब उन पर जो मालिकाना हक है या उन पर नियंत्रण की जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उनका उपयोग हो सके। सार्वजनिक उपयोग की जो बात कही है, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा उनका उपयोग किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग कर सके, और वो तब भी कर सकते हैं जब इनके नियंत्रण और स्वामित्व का हक राज्यों के पास हो, न कि किसी व्यक्तिगत स्तर पर या पूंजीपतियों के हाथ में, क्योंकि पूंजीपतियों का लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना होगा और वो आम व्यक्ति के हितार्थ इनका उपयोग नहीं होने देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा या इस बात का ध्यान रखेगा
कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। जैसे आप वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर एक चीज पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इस चीज का ध्यान रखा कि देश के संसाधनों पर पूंजीपतियों का, एलिट वर्ग का अधिकार नहीं हो। ऐसी व्यवस्था हो कि कोई व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष इन साधनों को अपने कब्जे में नहीं ले, जिससे कि आम जन तक इनकी पहुंच मुश्किल हो जाए। इसी तरह राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा एक महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, एक महिला IAS ऑफिसर हो या पुरुष IAS ऑफिसर, उन दोनों के सैलरी में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। तो ये राज्यों के लिए ये निर्देश की अपनी नीति इस प्रकार के निर्धारित करेंगे और सरकार के द्वारा इस प्रकार के एफर्ट का ही नतीजा है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। इसी तरह राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति, जो श्रमिक मजदूरी करते हैं, श्रम का कार्य करते हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने, बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। राज्य इस तरह की व्यवस्था करेगा। इस चीज का जिक्र मूल अधिकारों में भी हमने देखा। अनुच्छेद 24 में इसी बात का जिक्र है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों या अन्य ऐसे कार्यों में जो जोखिम भरे हों उनमें बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। इस नीति निर्देशक तत्व में राज्य के लिए ये निर्धारित किया है कि ऐसी व्यवस्था हो, श्रमिकों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके, उनसे काम के निश्चित घंटे तय कर दिए जाएं और जहां पर वो श्रम करते हैं वहां की कार्य करने की अनुकूल व्यवस्थाएं हो, उनको शुद्ध हवा और सूर्य का प्रकाश मिलता रहे ताकि उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इसी तरह जो अगला इसका आर्थिक न्याय स्थापित करने का निर्देशक सिद्धांत है, राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें, क्योंकि काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार हमने मूल अधिकारों में नहीं शामिल किया। वो देश के संसाधनों की कमी के दृष्टिकोण से उस समय उचित नहीं था कि काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया जाए, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में आवश्यक रूप से इसका ध्यान रखा कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल सके, वो शिक्षा पा सके, बेकारी, बीमारी, अंगहीनता की दिशा में सार्वजनिक सहायता पा सके। यदि ऐसी बेरोजगारी या बेकारी की स्थिति है, बुढ़ापा अत्यधिक है, कोई सहारा परिवार का नहीं है, ऐसे में सरकार के द्वारा उसके हितों का, उसके जीवन की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। राज्य के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी और ये ही एक वेलफेयर स्टेट को बनाने के प्रमुख माध्यम है। इसी तरह वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन भी राज्य का एक कर्तव्य होगा। आपको पता है भारत की 70% से अधिक आबादी गांवों में रहती है और गांव में रहने वाली आबादी का अधिकतम व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। कृषि जमीन रबड़ की तरह खींचकर बढ़ाई नहीं जा सकती। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में भूमि जैसे संसाधन भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम पड़ने लग जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में इसीलिए राज्य का ये दायित्व निर्धारित किया गया है कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाए ताकि उसमें अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके और वो राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी प्रकार से कम नहीं पड़े। तो वैज्ञानिक कृषि साधनों को अपनाना, वैज्ञानिक कृषि साधन मुहैया करवाना, ये भी राज्य का एक दायित्व निर्धारित किया गया। इसी तरह 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रोविजन भी इसमें रखा गया, क्योंकि जब तक देश का नागरिक, देश का प्रत्येक बालक आधारभूत शिक्षा को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो राष्ट्र अपनी नागरिकता, अपने अधिकार और कर्तव्यों के मर्म को नहीं समझ सकता। तो शिक्षा का अधिकार मूल संविधान में हमने निर्धारित नहीं किया,
उसके बाद उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक नीति निर्देशक तत्वों में ये निर्धारित किया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। हालांकि राज्य के लिए बाध्यकारी ये निर्धारित नहीं किया, लेकिन जो भी नीति निर्देशक तत्व थे राज्य ने अपने आप उनको इतना महत्वपूर्ण समझते हुए अधिकतम के पालन का प्रयास किया है। और 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बालकों की, विद्यार्थियों को शिक्षा की बात है, बाद में वो शिक्षा के अधिकार के माध्यम से जोड़ दी गई है और अभिभावकों का भी ये दायित्व निर्धारित कर दिया है। तो आज सामान्य रूप से यदि दृष्टि डाली जाए तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बालक हैं वो अधिकतम शिक्षा प्राप्ति से जुड़े हुए हैं, शिक्षा, आधारभूत शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। शेष जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।